हेलो स्टूडेंट्स, इस वीडियो में आप लोग जानेंगे प्लेटो की न्याय संबंधी धारणा के विषय में, यानी कि प्लेटो के न्याय के संबंध में संदर्भ में क्या विचार रहे। रिपब्लिक का सबसे अधिक महत्वपूर्ण विषय न्याय की प्रकृति एवं उसके अधिवास की खोज करना है। रिपब्लिक जो प्लेटो का महत्वपूर्ण ग्रंथ है, उसका सबसे अधिक महत्वपूर्ण विषय न्याय की प्रकृति एवं उसके अधिवास की खोज करना है। रिपब्लिक में उसकी इस न्याय संबंधी धारणा को इतना प्रमुख स्थान प्राप्त है कि रिपब्लिक का उपशीर्षक न्याय से संबंधित कंसर्निंग जस्टिस रखा गया है। ठीक है, यह ऑब्जेक्टिव में बहुत बार पूछा गया है कि रिपब्लिक का उपशीर्षक क्या है। ठीक है, तो ये है कंसर्निंग जस्टिस, न्याय से संबंधित। इस संबंध में बारकर ने लिखा है कि चाहे वह सोफिस्ट वर्ग की धारणाओं का विरोध कर रहा हो या समाज की विद्यमान व्यवस्था में सुधार के लिए प्रयत्नशील हो, न्याय प्लेटो के विचार का मूल आधार रहा है। ऐसा होना स्वाभाविक भी है, क्योंकि जैसा कि इबर्नस्टीन ने कहा है, प्लेटो के न्याय संबंधी विवेचन में उसके राजनीतिक दर्शन के समस्त तत्व शामिल है। वर्तमान समय में न्याय शब्द का प्रयोग कानून के आधार पर न्यायाधीश द्वारा दिए गए निर्णय के लिए किया जाता है, किंतु प्लेटो ने न्याय शब्द का प्रयोग वैधानिक अर्थ में नहीं वरन नैतिक अर्थ में किया है। प्लेटो ने न्याय शब्द का प्रयोग किस अर्थ में किया है? नैतिक अर्थ में किया है। उसके द्वारा न्याय शब्द का प्रयोग धर्म यानी लौकिक धर्म के पर्यायवाची अर्थ में किया गया है। इसका अर्थ केवल यह है कि मनुष्य अपने उन सभी कर्तव्यों का पालन करे जिनका पालन समाज की व्यवस्था और हित की दृष्टि से किया जाना आवश्यक है। प्लेटो का कहना है कि समाज अथवा राज्य समाज की आवश्यकता और व्यक्ति की योग्यता को दृष्टि में रखते हुए प्रत्येक व्यक्ति के लिए कुछ कर्तव्य निश्चित करते हैं और प्रत्येक व्यक्ति द्वारा संतोषपूर्वक अपने अपने कर्तव्य का पालन करना ही न्याय है। न्याय की इस धारणा के संबंध में अरस्तु ने कहा है, न्याय वह संपूर्ण सद्गुण है जो हम एक दूसरे के साथ अपने व्यवहार में प्रदर्शित करते हैं। प्लेटो ने न्याय संबंधी अपनी धारणा का प्रतिपादन करने से पूर्व तत्कालीन समय में प्रचलित न्याय संबंधी धारणाओं का विवेचन और खंडन किया है। तत्कालीन समय में इस प्रकार की निम्नलिखित धारणाएं प्रचलित थी। पहला, परंपरागत सिद्धांत ट्रेडिशनलिज्म। सर्वप्रथम उसने न्याय की परंपरागत धारणा का विश्लेषण किया है, जो कि परंपरागत नैतिकता के विचार पर आधारित है। प्लेटो के संवादों में न्याय की इस धारणा का प्रतिपादन सिफालस और उसके बाद उसके पुत्र पोलीमार्कस द्वारा किया गया है। सिफालस के अनुसार सत्य बोलना और दूसरों के ऋण को चुका देना ही न्याय है। ठीक है, ये जो न्याय की परिभाषा है ये परंपरागत सिद्धांत के अनुसार है। ठीक है, प्लेटो के साम्यवादों में न्याय की इस धारणा का प्रतिपादन सिफालस और उसके बाद उसके पुत्र पोलीमार्कस द्वारा किया गया है। सिफालस के अनुसार सत्य बोलना और दूसरों के ऋण को चुका देना ही न्याय है। वहीं सिफालस के पुत्र पोलीमार्कस के अनुसार प्रत्येक व्यक्ति को उसके प्रति उचित व्यवहार देना ही न्याय है। उचित शब्द की व्याख्या में आगे चलकर कहा गया है कि न्याय एक कला है, कला चतुराई के साथ प्रयोग करने का नाम है। अतः मित्र के प्रति श्रेष्ठ और शत्रु के प्रति घृणित व्यवहार करना ही न्याय है। किंतु प्लेटो न्याय की इस धारणा को स्वीकार नहीं करता और इसकी आलोचना करते हुए कुछ बातें कहता है जो इस प्रकार है। पहला, प्लेटो कहता है कि सत्य बोलने और ऋण चुकाने के रूप में न्याय की परिभाषा करना दोषपूर्ण है, क्योंकि ये दोनों ही कार्य कुछ परिस्थितियों में अन्यायपूर्ण और अनुचित हो सकते हैं। जैसे सत्य बोलते हुए दूसरे को अपने देश के सैनिक रहस्यों की जानकारी प्रदान करना अन्याय है। इसी प्रकार यदि कोई व्यक्ति अपने स्वस्थ चित्त वाले मित्र से अस्त्र ले और उसके बाद अस्त्र देने वाला पागल हो जाए और अपने उन अस्त्रों को वापस मांगे, तो ऐसी अवस्था में अस्त्र को लौटाना एक न्यायपूर्ण कार्य नहीं वरन एक अन्यायपूर्ण कार्य हो जाता है। अतः व्यापारिक नैतिकता के आधार पर न्याय की यह जो परिभाषा की गई है उसे संपूर्ण जीवन में नहीं अपनाया जा सकता। ठीक है, प्लेटो ने परंपरागत सिद्धांत का जो आलोचना किया है
वो इस प्रकार बताया जा रहा है। दूसरा पॉइंट है, इसके अतिरिक्त मित्रों के प्रति भलाई और शत्रुओं के प्रति बुराई की बात करना सरल है, परंतु उस दशा में इसका क्या अर्थ होगा जबकि मित्र केवल नाम के लिए मित्र हो और यथार्थ में शत्रु हो। व्यवहारिक जीवन में अनेक बार ऐसा ही होता है। ठीक है, परंपरागत दृष्टिकोण क्या कहता है? परंपरागत सिद्धांत न्याय का कि मित्र के साथ अच्छा व्यवहार करे और शत्रु के साथ बुरा व्यवहार करे। लेकिन कई बार ऐसा होता है कि हमारे मित्र मंडली में, यानी मित्र जो होते हैं उनमें से कोई हमारे प्रति द्वेष भाव रखता है। ठीक है, ऊपर से तो वो दिखता है कि मित्र है, लेकिन वो अंदर ही अंदर हमसे ईर्ष्या कर सकता है, तो इस प्रकार वो शत्रु हुआ। तो इसलिए मित्रों के प्रति भलाई और शत्रुओं के प्रति बुराई की बात करना सरल है, परंतु उस दशा में इसका क्या अर्थ होगा जबकि मित्र केवल नाम के लिए मित्र हो और यथार्थ में यानी असल में शत्रु हो। व्यावहारिक जीवन में अनेक बार ऐसा ही होता है। यह भी एक विचारणीय प्रश्न है कि क्या शत्रुओं के प्रति बुराई करना न्याय है? यह तो नैतिकता के सबसे सामान्य सिद्धांत के ही विरुद्ध है। जिन व्यक्तियों के विरुद्ध बुराई की जाती है उनका अधःपतन हो जाता है। किसी व्यक्ति की स्थिति को पहले की अपेक्षा अधिक खराब करना न्याय कभी नहीं हो सकता। इन सब के अतिरिक्त न्याय के संबंध में सिफालिस और पोलीमार्कस द्वारा जो विचार व्यक्त किए गए हैं वे नितांत वैयक्तिक हैं। यह वैयक्तिक दृष्टिकोण समाज के लिए अहितकर होगा क्योंकि ऐसा व्यक्ति समाज की उपेक्षा करेगा। समष्टि के कल्याण की दृष्टि से किया गया कार्य ही न्याय हो सकता है। उपयुक्त कारणों से प्लेटो न्याय की परंपरागत धारणा को स्वीकार नहीं करता। क्रांतिकारी सिद्धांत रेडिकलिज्म। प्लेटो की रिपब्लिक में इस धारणा का प्रतिपादन सोफिस्ट वर्ग के प्रतिनिधि थ्रेसिमेकस ने किया है। यह धारणा शक्ति ही सत्य है, माइट इज राइट के विचार पर आधारित है और इसके अनुसार शक्तिशाली का हित साधन ही न्याय है। जस्टिस इज द इंटरेस्ट ऑफ द स्ट्रॉन्गर। न्याय के बारे में इसके दो दृष्टिकोण हैं। प्रथम, समाज में प्रत्येक व्यक्ति अपने हितों को पूरा करना चाहता है, किंतु केवल शक्तिशाली ही इसमें सफल होते हैं। समाज में सरकार सबसे अधिक शक्तिशाली होती है, इसलिए शासन द्वारा निर्मित कानूनों के पालन में ही न्याय है। दूसरे दृष्टिकोण के अनुसार शासक के अतिरिक्त से सभी व्यक्तियों के लिए न्याय का अर्थ दूसरों का हित करना है। इस प्रकार थ्रेसिमेकस दो बातें कहता है। पहला, शासक वर्ग स्वयं अपने हितों की रक्षा के लिए ही शासन करता है और दूसरा, अन्याय न्याय से श्रेयस्कर है। प्लेटो थ्रेसिमेकस के इन दोनों ही विचारों का खंडन करता है। प्रथम विचार के संबंध में उसका कथन है कि शासन करना एक कला है और सभी कलाओं का लक्ष्य अपनी स्वार्थ सिद्धि करना नहीं, वरन उन वस्तुओं के दोषों को दूर करना है जिनके साथ उनका संबंध होता है। जिस प्रकार एक अच्छा शिक्षक विद्यार्थियों की त्रुटियों को दूर कर उनकी गुप्त शक्तियों को जागृत करता है, उसी प्रकार शासक का लक्ष्य प्रजा के दोषों, दुखों और कठिनाइयों को दूर कर उनका कल्याण करना है। दूसरे विचार के संबंध में उसका कथन है, यानी प्लेटो का कथन है कि न्याय पर चलने वाला व्यक्ति अन्याय की अपेक्षा अधिक सुखी है, क्योंकि ऐसा व्यक्ति आदर्श जीवन की प्राप्ति का प्रयत्न करता है और इस आदर्श की प्राप्ति में ही सुख निहित है। सुख की अवस्था दुख की अवस्था से श्रेयस्कर है। इस प्रकार प्लेटो थ्रेसिमेकस की धारणा को अस्वीकार कर देता है। कार्य कारण सिद्धांत प्रैग्मैटिक थ्योरी। इसका प्रतिपादन ग्लाउकन के द्वारा किया गया है। इसके अनुसार न्याय एक कृत्रिम वस्तु है और इसका आधार कोई शाश्वत नियम न होकर समय अनुसार बदलती हुई परंपराएं हैं। वर्तमान अनुबंधवादी विचारकों की भांति उसका विश्वास है कि प्राकृतिक अवस्था में निर्बल मनुष्यों को अनेक कष्ट उठाने होते थे, इसलिए उन्होंने उसका त्याग कर एक समझौता किया जिसके आधार पर कानूनों का निर्माण हुआ, जो मानवीय व्यवहार और न्याय का मापदंड निर्धारित करते हैं। दंड की शक्ति के भय के कारण ही मनुष्य न्याय के आधार पर कानूनों का पालन करते हैं। अतः न्याय भय का शिशु है। जस्टिस इज द चाइल्ड ऑफ फियर। ग्लाउकन के अनुसार न्याय भय की प्रवृत्ति पर आधारित है तथा यह निर्बलों की आवश्यकता है, न कि शक्तिशाली का हित। इस प्रकार से ग्लाउकन के सिद्धांत के दो परिणाम हैं। पहला, राज्य पारस्परिक भय की प्रवृत्ति पर आधारित है, न कि सर्वव्यापी नैतिक सिद्धांतों पर। दूसरा,
राज्य स्वाभाविक संगठन नहीं वरन परंपरागत कृत्रिम संगठन है। प्लेटो इस धारणा से भी सहमत नहीं है। वह कानून और न्याय को समझौते पर आधारित बाहरी वस्तु नहीं मानता वरन आत्मा का आंतरिक गुण समझता है। न्याय का गुण स्थायी रूप से व्यक्ति की आत्मा में निवास करता है और न्याय का पालन भय अथवा शक्ति के कारण नहीं वरन स्वाभाविक रूप से होता है। प्लेटो का न्याय विषयक सिद्धांत सिफालस और पोलीमार्कस, थ्रेसिमेकस तथा ग्लाउकन न्याय से संबंधित जिन दृष्टिकोणों का प्रतिपादन करते हैं उन तीनों की ही एक समान विशेषता है और वह यह कि न्याय को बाह्य मानते हैं। इसके विपरीत प्लेटो न्याय को आत्मा की अंतर की वस्तु मानता है और इसी आधार पर इन तीनों दृष्टिकोणों को अस्वीकार कर देता है। प्लेटो का कहना है कि न्याय मानव आत्मा की उचित अवस्था और मानवीय स्वभाव की प्राकृतिक मांग है। प्लेटो कहता है कि न्याय राज्य की प्राणवायु है। प्लेटो न्याय के दो रूपों का वर्णन करता है, व्यक्तिगत और सामाजिक या राज्य से संबंधित। पाइथागोरस के अनुयायियों के समान प्लेटो की धारणा थी कि मानवीय आत्मा में तीन तत्व या अंश विद्यमान हैं, इंद्रिय तृष्णा यानी एपेटाइट, शौर्य यानी स्पिरिट और बुद्धि यानी विजडम। ये तीनों गुण जब उचित अनुपात में मानव मस्तिष्क में विद्यमान रहते हैं तभी व्यक्ति न्याय का पालन कर सकता है। दूसरे शब्दों में इंद्रिय तृष्णा, शौर्य तथा बुद्धि का उचित समन्वय और सामंजस्य व्यक्ति के जीवन में न्याय की सृष्टि करता है। इसके बाद प्लेटो राज्य के संबंध में न्याय का प्रतिपादन करता है। प्लेटो के अनुसार जिस प्रकार छोटे अक्षरों की तुलना में बड़े अक्षर आसानी से पढ़े जा सकते हैं, उसी प्रकार व्यक्ति के जीवन की अपेक्षा राज्य में न्याय को स्पष्ट रूप से लक्षित किया जा सकता है। राज्य के संबंध में प्लेटो का विचार है कि राज्य मानव मस्तिष्क का ही व्यापक रूप है। राज्य बलूत के वृक्ष अथवा चट्टानों से नहीं निकलते, वरन वे उन लोगों के मस्तिष्क और चरित्र का परिणाम होते हैं जो उनमें निवास करते हैं। अतः मानव जीवन के इन गुणों के अनुरूप ही प्लेटो राज्य के 4 गुण बतलाता है। ये हैं बुद्धिमत्ता, साहस, संयम और न्याय। प्लेटो राज्य के किन 4 गुणों को बतलाता है? प्लेटो राज्य के जिन 4 गुणों को बतलाता है ये इस प्रकार है। पहला बुद्धिमत्ता, दूसरा साहस, तीसरा संयम और चौथा न्याय। बुद्धिमत्ता, साहस और संयम इन तीनों गुणों के प्रतिनिधि के रूप में राज्य के 3 वर्ग होते हैं, जिन्हें क्रमशः शासक वर्ग, सैनिक या संरक्षक वर्ग और उत्पादक या सेवक वर्ग कहा जाता है। राज्य में जब शासक निस्वार्थ भाव से हितों की रक्षा करते हुए शासन कार्य करता है, सैनिक वर्ग प्राणों की बाजी लगाते हुए देश की सीमाओं की रक्षा करता है और उत्पादक वर्ग सब कष्टों को सहन कर अपने उपयोग से अधिक उपभोग की सामग्रियां पैदा करता है, तभी राज्य में न्याय स्थिर रहता है। न्याय वस्तुतः कर्तव्य पालन से परे कोई वस्तु नहीं है। न्याय क्या है और उसका अधिवास कहाँ है, इसका उत्तर देते हुए प्लेटो ने कहा है कि यह अपने निश्चित स्थान में अपने कर्तव्यों का पालन करना और दूसरे के कर्तव्यों में हस्तक्षेप न करना ही है और इसका निवास स्थान अपना निश्चित कर्तव्य पूरा करने वाले प्रत्येक नागरिक के मन में है। ठीक है, न्याय का अधिवास या निवास स्थान कहाँ है? न्याय का निवास स्थान अपना निश्चित कर्तव्य पूरा करने वाले प्रत्येक नागरिक के मन में है। प्लेटो की न्याय संबंधी धारणा विशेषीकरण स्पेशलाइजेशन के इस विचार पर आधारित है कि एक व्यक्ति को केवल एक ही ऐसा कार्य कुशलतापूर्वक करना चाहिए जो उसके स्वभाव के नितांत अनुकूल हो। प्लेटो के इस न्याय सिद्धांत के संबंध में बार्कर के विचार है, न्याय का अर्थ है प्रत्येक व्यक्ति द्वारा उस कर्तव्य का पालन जो उसके प्रकृतिस्थ गुणों एवं सामाजिक स्थिति के अनुकूल है। नागरिक की स्वधर्म की चेतना तथा सार्वजनिक जीवन में उसकी अभिव्यंजना ही राज्य का न्याय है। कैटलिन प्लेटो की न्याय संबंधी धारणा को सीधे साधे शब्दों में व्यक्त करते हुए कहते हैं कि मेरा स्थान
और उसके कर्तव्य, यही न्याय है। इस दृष्टि से प्लेटो का न्याय सिद्धांत हिंदू दर्शन के स्वधर्म पालन के सिद्धांत के निकट है। सेबाइन के शब्दों में न्याय समाज का एकता सूत्र है। यह उन व्यक्तियों के परस्पर तालमेल का नाम है जिनमें से प्रत्येक ने अपनी प्रकृति और शिक्षा दीक्षा के अनुसार अपने कर्तव्य को चुन लिया है और उसका पालन करता है। वह व्यक्तिगत धर्म भी है और सामाजिक धर्म भी, क्योंकि इसके द्वारा राज्य तथा उसके संगठकों को परम कल्याण की प्राप्ति होती है। आशा है कि आप लोग न्याय के विषय में और प्लेटो के जो न्याय का सिद्धांत है उसके बारे में समझ गए होंगे। प्लेटो के न्याय सिद्धांत की विशेषताएं हैं इस प्रकार। पहला है नैतिक सिद्धांत। प्लेटो की न्याय संबंधी धारणा वैधानिक नहीं वरन नैतिक और सर्वव्यापी है। इसमें मानव के केवल वैधानिक कर्तव्यों का ही नहीं वरन समस्त कर्तव्यों का उल्लेख किया गया है। प्लेटो की न्याय सिद्धांत की दूसरी विशेषता है न्याय जीवन का एक आंतरिक तत्व और संतुलनकारी धारणा। न्याय कृत्रिम या बाह्य वस्तु न होकर मनुष्य के अंतःकरण की एक पवित्र भावना है जिसका आधार आत्मसंयम एवं आत्मत्याग है। इसमें इस बात पर बल दिया गया है कि जीवन में अति को नहीं वरन संतुलन को अपनाया जाना चाहिए। प्लेटो की न्याय सिद्धांत की तीसरी विशेषता है कार्य विशिष्टता का सिद्धांत। न्याय सिद्धांत के अनुसार मानवीय जीवन के 3 नैसर्गिक तत्व हैं, विवेक, साहस और तृष्णा यानी एपिटाइट। जीवन के इन 3 तत्वों के अनुरूप ही राज्य के नागरिकों को क्रमशः 3 वर्गों में विभाजित किया जा सकता है। ठीक है, शासक वर्ग जिनमें विवेक अधिक हो वो शासक वर्ग, सैनिक वर्ग जो होते हैं साहस जिनमें अधिक होता है, और अधिक तृष्णा वाले जो होते हैं वो उत्पादक वर्ग होते हैं। ठीक है, इनमें से प्रत्येक वर्ग को विशेष मनोयोग से अपने आप को उसके कार्य में लगाए रखना चाहिए जो कार्य उसकी प्रकृति के अनुकूल है। इस आधार पर ही कार्य श्रेष्ठता और समस्त समाज में एकता की स्थिति को प्राप्त किया जा सकता है। कार्य विशिष्टता में यह बात भी सम्मिलित है कि व्यक्ति के द्वारा अन्य व्यक्तियों के कार्यों में हस्तक्षेप न किया जाए। इस संबंध में जैसा कि डॉक्टर रूज ने लिखा है, अपने कार्य को करना और अन्य लोगों के कार्य में हस्तक्षेप न करना ही न्याय है। प्लेटो के न्याय सिद्धांत की चौथी विशेषता है अति व्यक्तिवाद का विरोध ही और सावयव एकता का सिद्धांत। न्याय सिद्धांत की एक प्रमुख मान्यता यह है कि व्यक्ति समष्टि का एक अंग है और समाज के विकास में ही व्यक्ति का विकास निहित है। कार्य विशिष्टता का सिद्धांत वर्गों और व्यक्तियों में भिन्नता उत्पन्न करने के लिए नहीं वरन एकता उत्पन्न करने के लिए अपनाया गया है। न्याय सिद्धांत में व्यक्ति बनाम राज्य जैसी कोई स्थिति नहीं है। इसमें व्यक्ति राज्य के लिए है और राज्य के प्रति उसके कर्तव्य ही है, अधिकार नहीं। प्लेटो ने स्पष्टतया लिखा है कि नागरिकों में कर्तव्य भावना ही राज्य का न्याय सिद्धांत है। दार्शनिक शासक। प्लेटो के न्याय सिद्धांत की 5वीं विशेषता है दार्शनिक शासक। ठीक है, न्याय की प्राप्ति के लिए यह नितांत आवश्यक है कि राज्य की शासन व्यवस्था विवेकशील, निस्वार्थी और कर्तव्यपरायण व्यक्तियों के हाथ में हो। उपयुक्त गुणों से युक्त व्यक्ति को ही प्लेटो के द्वारा दार्शनिक शासक का नाम दिया गया है। प्लेटो का न्याय सिद्धांत सीधा साधा होने के कारण महत्वहीन प्रतीत हो सकता है, लेकिन तत्कालीन परिस्थितियों के संबंध में इसका महत्व नितांत स्पष्ट है। प्लेटो के पूर्व और उसके समय में समाज और राज्य में बड़ी अव्यवस्था फैली हुई थी और प्रत्येक राज्य धनी तथा निर्धन इस प्रकार के 2 परस्पर विरोधी वर्गों में बटा हुआ था। उस समय जिसकी लाठी उसकी भैंस का प्लेटो के समय में जिसकी लाठी उसकी भैंस का सिद्धांत क्रियात्मक रूप में तो प्रचलित था ही, थ्रेसीमेकस जैसे सोफिस्ट विचारक बुद्धि एवं तर्क की दृष्टि से भी इसे न्याय संगत ठहरा रहे थे। इनके विरोध में नैतिकता तथा सदाचरण को प्रतिष्ठित करने के लिए तथा तत्कालीन राज्य और सामाजिक व्यवस्था की कुरीतियों को दूर करने के लिए प्लेटो ने श्रेष्ठ तर्कों के आधार पर न्याय के विचार को प्रतिपादित किया।
वीडियो अच्छी लगी, जानकारी अच्छी लगी तो इसे लाइक कर लीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। और इससे पहले जो वीडियोस अपलोड हुए हैं प्लेटो का जीवन परिचय, उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन पे या फिर कमेंट बॉक्स में मिल जाएगा, आप चाहे तो जाकर देख सकते हैं। और नेक्स्ट वीडियो जो होगा उसमें आप लोगों को प्लेटो के शिक्षा सिद्धांत के बारे में जानने समझने को मिलेगा।